आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम गुफ्तगू में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुफ्तगू एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम हर बार आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जिनकी लाइफ के बारे में, जिनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद आप उनसे थोड़े इंस्पायर हो सकें, उनके सद्गुणों को, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको आप अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही जानी मानी शख्सियत से, हालांकि जो किसी परिचय के जो है वो मोहताज नहीं है। आपने उन्हें कई बॉलीवुड फिल्म्स में, तेलुगु, कन्नड़ा और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्म्स में भी आपने उन्हें ज़रूर देखा है। वेब सीरीज से भी आप जो है उनके साथ वाकिफ हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनीत कुमार जी। तो विनीत जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार। जो भी इस वक्त नाजरीन आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सबसे पहले वो जानना ही चाहेंगे कि कैसे आपने जो है वो अपने जीवन की शुरुआत करी भारतीय सिनेमा के अंदर, कैसे आप आए। आप पटना बिहार से जो है वो आप ताल्लुक़ रखते हैं। जिस समय में आपने अपने इस करियर की शुरुआत की, थिएटर से आपने अपने करियर की शुरुआत की, उस जमाने में कितनी इम्पोर्टेंस मिला करती थी इसे, थिएटर को? जी नहीं, इस घटना से आपको बात समझ में आ जाएगी कि मूलतः मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। पिताजी चूंकि बिहार आ गए थे तो मैं बिहार में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और वहीं मैंने पढ़ाई की। तो ये बात होगी 74 या 75 की। मैंने उसी समय थिएटर शुरू किया था 74 पे। तो मैं गया अपने परिवार के साथ, लेके गए तो जौनपुर। तो जो ही मैं घर में घुसने लगा ना, तो चाची ने कहा उसे रोको उधर। हमको लगा कि आए, हम कोई बाहर क्यों रोक रही हैं। फिर उसके बाद जो है वो गंगा जल छिड़का गया, गोबर लगाया गया और मुझे पवित्र किया गया। तो आप ये सोचें कि उस वक्त 74 कोई बहुत गांव वाला समय नहीं था, लेकिन वो कल्पना थी कि ये लोग जो हैं अपवित्र किस्म के लोग होते हैं जो थिएटर उटर करते हैं। ये तो धीरे धीरे हमको लगता है कि 80-85 के बाद जो है एक धारा चली, समझ में आए, बात लोगों को आई। और फिर जब सोशल मीडिया आया तो वो और ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि हर आदमी अपने आप को प्रमोट करने में लग गया। वो थिएटर करे ना करे, अपना प्रमोशन ज़रूर करता है वो। तो मैं जब बिहार में पैदा हुआ और मैंने जब मैं कॉलेज में आया था तभी मैंने थिएटर शुरू किया था। और शुरू में तो मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आई बात। लेकिन जब उन्हें ये बात समझ में आई कि ये रोज़ करता क्या है, तो उन्होंने माँ से कहा कि क्या करता है, क्या कहते नाटक वाटक। तो उनको मुझसे प्रॉब्लम हुई और मुझे लगा कि क्योंकि बीच में जेपी मूवमेंट आ गया था तो उसमें लग गए थे। फिर जब उन्हें बहुत काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा तो मैंने कहा कि मैं अब लॉ करूँगा। मुझे लगा कि आओ यार, 3 साल जो है ना अब इसमें निकाल दूंगा मैं। तो मैंने लॉ कर लिया उधर। लॉ में भी जो है काफ़ी देर हुआ तो वो 6 साल हो लग गया। फिर ये करते करते जब 83-84 में मुझे लगा कि मैं इतने दिन से जो कर रहा हूँ, यानी वो प्रैक्टिकल था, मैं रोज़ ही यही काम ही करता था जी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ थ्योरी भी समझना चाहिए। तो सारे लोग जो मेरे साथी थे, जूनियर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ आप एनएसडी। तो फिर एनएसडी का दिए, तो 86 में एनएसडी आए और 89 में पास किए। फिर 89 में जब मैं बिहार आया तो कुछ सिनेरियो बदला हुआ था और ऐसा लगा कि यहाँ मैं अपने मन से थिएटर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने दूसरी व्यवस्था देखनी चाहिए। तो मेरे मित्र बम्बई में अब नहीं रहे, अजय वर्मा नाम था, शेखर कोचगवे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि बम्बई आओ देख लो। तो 19 नवंबर 1989 को मैंने बक्सा बांधा और बम्बई देखने पहुंच गया। आज भी बम्बई देख रहा हूं, देखते देखते यहाँ पहुंच गया। बस ये मेरी कहानी है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे कि मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो भी आपकी जिंदगी का एक अहम पार्ट रहा है। वो अहम पार्ट इसलिए रहा कि पटना रेडियो स्टेशन के सुमन जी थे,
सुमन कुमार, मिश्रा जी थे, ये सब लोग पटना रेडियो स्टेशन में काम करते थे। तो सुमन भैया को एक दिन हम बोले कि अरे कुछ हम लोगों को करवा दीजिए ना, उधर पैसा आया करेगा, थिएटर कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो खर्चे के लिए चाहिए होता है, पॉकेट मनी, घर से कैसे बोले। तो सुमन भैया ने जो है 77 में कहा कि अच्छा ऑडिशन दो इसका ड्रामा डिपार्टमेंट में। तो 77 में ड्रामा डिपार्टमेंट में हो गया। राय जी थे, वो अच्छा थिएटर करते हो, तो हम लोगों को जो है महीने में एक आध मिल जाता था। फिर 80-81 में जो है यू वाणी के लिए जो है हमको करवा दिया गया, तो हम कैजुअल अनाउंसर हो गए। तो आज भी जो है बड़ा मज़ा आता है बोलने में। एक बार बोल के दिखाएं। मुझे लगता है कि सब लोग चाह ही रहे होंगे, अब आपने इतना कहा है, एक बार थोड़ा सा बोल के सुना दीजिए कैसे ही होती थी अनाउंसमेंट। वो ये जो स्टेशन डायरेक्टर थे उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था कि ये लिख के क्यों नहीं देता है। हाँ, लिख के दिया जाता है कि क्या आप करेंगे, हम लिख के नहीं देते थे, हम कहते हम कर लेंगे। हाँ, स्क्रिप्ट। वो शुरू ऐसे होता था कि 183.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अभी से लेकर रात्रि के 8 बजे तक आप सुनिए कार्यक्रम यू वाणी। ये फेडर ऑफ हुआ, ये फेडर ऑन हुआ, जो उसका सिग्नेचर ट्यून था, ट्यून 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 चलता था, मजा आता था। एक बार तो दिवाली में कोई नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास फोन आया, कहा कि अरे तुम कर लोगे? हम बोले कर लेंगे ना, हम तो वैसे भी दिवाली वाली में नहीं मनाते हैं। हाँ। हमको पटाखे में मजा नहीं आता था, तो हम चले गए दिवाली में। तो मिश्रा जी जो हैं लाइब्रेरी के हेड थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा गाना खोज रहे हो, पुराना गाना बजाओ दिवाली वाला। पुराने में गए तो एक गाना मुझे रिकॉर्ड दिखा, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, और मैंने दिवाली की शुरुआत इससे की। दूसरे दिन स्टेशन डायरेक्टर ने कहा किसको भेज दिए थे, वो चिराग का रहा अंधेरा है। तो हमको बुलाया गया। हमने कहा मैंने बहुत बड़ी बात की, दर्शन है ये कि अंदर का चिराग जलाओ क्योंकि अंधेरा है, तुम बाहर का चिराग जला रहे हो। बोले तुमको कौन समझाए यार। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी आप। अरे रोज कुछ ना कुछ जो है, जब भी जाते थे तो सब सतर्क रहता था, लेकिन फिर भी बट वही होता है सर कि एक तंत्र है। हाँ, एक विचारधारा किसी की समझने में हाँ, थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई आपकी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की कहानी की, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय सिनेमा की, उसमें आपकी एंट्री कैसे हुई और पहली फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे मिली, उसके बारे में भी कुछ जानेंगे आपसे। जब मैं मुझसे बम्बई ही निकलता है, मुंबई हाँ, बोल नहीं पाता हूँ मैं। बम्बई बोलेंगे। हाँ, बम्बई में जब मैं पहुंचा तो अद्भुत जगह थी और आनंद ही आनंद था। वो शाम के समय उधर बीच पे चले जाओ, इधर तो लोग कहें कि अबे तुम कर क्या रहे हो आके। हम बोले मैं आनंद ले रहा हूँ, दिन भर पढ़ता था, शाम के समय बीच पे चला जाता था, रात में आके खा के सो जाता था। 1 साल तक ऐसे ही रहा। 1 साल तक? 1 साल तक। तो पैसा कैसे कमाया फिर आपने? 7,000 लेके गए थे। 7,000 1 साल चल गए आपके? और हाँ, उस जमाने में तो? उस जमाने में खत्म हो गया 7,000। फिर मुझे लगा कि अब क्या करें, तो NSD में मैंने जो है सोचा अच्छा जूनियर फेलोशिप कर लेते हैं। तो मैं गया, मैं जूनियर फेलोशिप वो मैंने लिख के दिया। पहले एकदम महीने भर में जो है इतना मोटा थीसिस लिख के दे दिया, 18,000 रुपया मेरा चले आए। अरे क्या बात है। फिर जो मेरे मित्र शेखर कुचगवे जो हैं वो चाणक्य में चीफ थे। ठीक है। चीफ चाणक्य सीरीज हाँ, जो आता था। बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो हैं वो बोले कि तुम असिस्ट करो। हम बोले भाई हम कुछ जानते ही नहीं। बोले नहीं तुम कर लोगे। हम बोले देख लीजिए। तो फिर मैं असिस्टेंट हो गया। वहाँ मुझे मिले राजन कोठारी। राजन कोठारी बहुत बड़े कैमरामैन थे, अब नहीं हैं, और वो मेरे बड़े भाई समान हो गए। और जब उन्होंने छोड़ा तो मैं छोड़ के बाहर चला आया उनके साथ। फिर उन्होंने फिल्म बनाई तो मैं उनका असिस्टेंट हो गया। पुरुष फिल्म बनाई थी जिसमें कि ओम जी, अश्वनी भावे, इरफान, ये लोग थे। ठीक है। फिर उसके बाद गोविंद जी जो हैं
उस बीच में कई सीरीज जो है वो मैं करने लगा, सीरियल आता था सीरियल वो आते करने थे। लगा, हाँ, लेकिन मैं असिस्टेंट था। अच्छा, अभी तक पर्दे पे नहीं आए। नहीं, आ गए थे लेकिन फिर भी मैं Assistant हाँ तो जाके रहे शूटिंग लेकिन कुछ तब छोटा छोटा कुछ मिल जाता था। तो एक सीरीज आया, तो उसके बाद मैं प्रकाश झा का भी असिस्टेंट हो गया था। अच्छा। तो एक सीरीज आया जो पंकज पराशर जी ने बनाया था, अब आएगा मजा, और उसको जो है गोविंद हिलानी ने देखा। तो गोविंद जी ने जो है फ़ोन किया, मैं वाई में शूटिंग कर रहा था, तो राजन भाई ने कहा कि अरे गोविंद जी का फ़ोन आया है, वो तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट करना चाहते हैं। हम बोले नहीं, हमको टेस्ट वोस्ट नहीं देना है, कोई टेस्ट हम कभी नहीं दिए आज तक, हमको टेस्ट से डर लगता है। तो फिर सिलेक्शन कैसे होता था? तो गोविंद जी को राजन भाई ने बता दिया, तो उन्होंने कहा कि उसको कहो कि इस नंबर पर फ़ोन करे। हमने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम्हारा टेस्ट नहीं है, तुम्हारा लुक देखना है, लुक दिखाई कैसे देते हो स्क्रीन पे। हम बोले अच्छा तो ऐसे बोलिए, नहीं तो कह रहे थे टेस्ट देना है। फिर हम बम्बई आए तो गए वहाँ परेल, और उन्होंने जो है दो पीस 3 पीस कुछ था, बोले कि ये सिचुएशन है, कैमरा लगाए हुए थे। हम बोले हाँ। तो बोले जब तैयार, हम बोले तैयार हैं, कर लीजिए, कर दिया, हो गया। तो मेरी पहली फिल्म जो है 93 में बनी, द्रोह काल, और 94 में रिलीज हुई। चूंकि गोविंद जी का मैं एक्टर, तो मैं एक्टर कहलाने लगा, और मेरे ऊपर एक्टर का थप्पा लग गया कि मैं एक्टर हूँ। उसके बाद चलने लगा, और मेरी आदत थी नहीं ज़्यादा काम करने की, और फिल्म से जो है बड़ा मैं उत्साहित रहता नहीं था। अच्छा। मैं थिएटर का आदमी, झोला छाप, बिना जो है सुबह जाके जो है हर ऑफिस जाके पैसा मांगना, फिर शाम को सुबह रिहर्सल करना, इसकी आदत थी। 24 घंटे में जो है 20 घंटा काम करने वाले हम लोग, वहाँ जो है देखें कि अरे लाइन बोलो चले आगे बढ़े, हमको मज़ा नहीं आता था। अभी भी बहुत मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल। फिर जो है हम को काम मिलने लगा, फिर उसी दौरान जो है कई सीरीज किए, सीरियल्स किया मैंने, फिर उसके बाद मिली कई फिल्में की मैंने। उसके बाद जो एक मेजर फिल्म आई कच्चे धागे, कच्चे धागे किया। कच्चे धागे जब किया तो कितनी फिल्में आई मेरे पास, मैंने एक भी नहीं किया। ऐसे ही फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे हिंदी फिल्मों में एक्टरों के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था, और मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बिना पैसे के तो मैं इतने पैसे में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, पैसा तो मुझे इतना ही चाहिए। क्योंकि पंकज पराशर ने जो ये लत लगवा दिया था। पंकज पराशर एक ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, वो हैं कि वो कहते थे अबे मेरा एक्टर है, ये इतना लेगा। और आप सोचिए कि 93 में 3,500 रुपए वो हमको देते थे। अरे ये तो बहुत, तो लत, बहुत आदत खराब होने वाली बात है। उसके बाद हमें एक ऐड दिलवाया, उन्होंने कहा कि ऐड सुनो तो तुम दोनों ऐड करो, तो हम और मनोज बाजपेयी ने वो ऐड किया। उस ऐड में हम लोगों को ले गए एकदम चेन्नई, वहाँ कोई शूटिंग कर रहे थे, चेन्नई 5 स्टार होटल में रहे, और उन्होंने कहा कि दाहिनी तरफ देख के मत खाना, दाहिनी तरफ दाम होता है ना, तो दाहिनी तरफ देख के मत खाना, जो खाना हो खाओ। तो ये सब जो हम लोगों को उन्होंने दिया ना, तो मेरी आदत तो वैसी ही खराब थी और खराब हो गई। वो 3 या 4 लाख रुपए दिलवाए उन्होंने। बताइए 93 में। बताइए, मतलब तो ये आदत खराब पंकज जी की वजह से हुआ। फिर उसके बाद एक 2000 आते आते मुझे 2001 में एक तेलुगु फिल्म आई मेरे पास। बेसिकली वो हिंदी फिल्म थी, तेलुगु से रीमेक। डायरेक्टर जो है उसने नोबू नेनू करके एक तेलुगु फिल्म बनाई थी, वो सुपर डुपर हिट थी, तो उसका हिंदी रीमेक था ये दिल। तो जब हम गए तो तेजा नाम था उस डायरेक्टर का, वो बेसिकली कैमरामैन था वो। अच्छा। है जी। तो उसने जो है कहा कि ये शयाजी शिंदे कर रहे थे। जी। हम बोले तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो हमने शाह जी को फ़ोन लगाया। हमने कहा अबे शिंदे साहब ये जो है आप कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, मैं कर लूँ क्या? बोले हाँ हाँ कीजिए, आप ना कीजिए कीजिए। तो हमने वो फिल्म की। उस फिल्म के बाद उसने 2 तेलुगु फिल्म बनाई, वो दोनों हमने कर ली। उसके बाद 2005 में 2004 में ही मुझे ये पता चला, नरेंद्र झा मेरे छोटे भाई जैसे थे, अब नहीं रहे, उन्होंने कहा, वो कोई एक फिल्म कर रहे थे कि भाई एक डायरेक्टर है राजमौली, और उन्होंने कहा है कि विनीत जो है अगली फिल्म करेगा। तो हमको हंसी आ गई, हम बोले यार अभी 2004 है, अगली फिल्म। 2005 में फोन आया, अच्छा, मुझे बुलाया गया और मैंने वो फिल्म की विक्रमार्कुडु, अच्छा, और उसका हिंदी रीमेक बना राउडी राठौर। अच्छा, उसी का बना। विक्रमार्कुडु से रिलीज के बाद ये हालत हुआ साउथ में कि मैं वहाँ का गब्बर सिंह हो गया। उसके बाद जो लाइन लगी, मैंने हिंदी फिल्म की तरफ देखा ही नहीं। 2014 में मैंने एक फिल्म की मसान, वो भी बिल्कुल, मसान पे मैं यहाँ पर जरूर आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपकी थिएटर जर्नी के बारे में भी जानेंगे। किस तरीके के कौन कौन से आपने प्लेज किए हैं, क्या आपने कभी कोई प्ले डायरेक्ट भी किए हैं, उसके बारे में थोड़ी अपनी जिंदगी के बारे में बताइए कि थिएटर की, आपकी नाटक की जो जिंदगी थी वो कैसी रही? नाटक की जिंदगी जो है कुछ ऐसी थी कि मैं मूलतः दिमागी रूप से आर्ट एंड कल्चर वाला आदमी हूँ नहीं। अच्छा, है नहीं? नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, ये म्यूजिक, ये कलर, ये पेंटिंग और ये और वो डिजाइन, कुछ नहीं समझ में आता, आज भी नहीं समझ में आता, एकदम सीधे साधे। हाँ, सफेद को सफेद, हाँ, लेकिन काले को काला। ये आश्चर्य जो है मुझे भी होने लगा कि यार तो दिमागी रूप से आर्ट एंड कल्चर के बारे में तुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है और तू इतने दिन से एक्टिंग कर रहा है। हाँ, इंडस्ट्री वही है। हाँ, तो मैंने इस पे काफी सोचा। उसके बाद मैंने जो है 2000 में मैंने इस पे कुछ लिखा कि मेरे अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है आर्ट एंड कल्चर का, वो मेरे ब्लड में, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये मेरे ब्लड में। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये जो है मुझे इंस्पायर करता है अभिनय करना। तो जब मैंने अभिनय वो कॉलेज में आने के बाद जो होता है ना कि ऐसे ही जो है मार्केट में जाके बैठ गए, तो पटना मार्केट में बैठे हुए हैं, तो अचानक जो है वो उसी मार्केट में भैया भी आने लगे, तो हमको लगा यार अब हम भी वहीं, भैया वो तो संभव नहीं है। तो भैया के एक दोस्त हुआ करते थे अमरेंद्र दुबे, उन्होंने कहा कि वही पीछे लगे हुए थे कि चलो थिएटर कराते हैं। बोले नहीं हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो एक दिन भैया ने कहा, जब वो शुरू हो गया, तो भैया ने कहा अरे जाओ देख आओ। मेरा भाई जो है वो, उनका नाम सुनीत कुमार है, वो 80 बैच के IPS हुआ करते थे। तो हम कहे चलो देख लेते हैं भाई, वहीं देख लेते हैं। गए देखने, तो हम कहे कि अच्छा ये तो अच्छा जगह लग रहा है यार, लोग हैं, माहौल अच्छा है। बैठ गए, आज तक बैठे हुए। वो 5 चीजें जो हैं मुझे बैठाए रखती हैं। जी बिल्कुल। और उस शुरू में मैंने सतीश आनंद के ग्रुप से मैंने काम किया, फिर 78-79 में फिर मैं इप्टा में आ गया, फिर लगातार इप्टा से काम करता रहा। और जितने भी मेजर प्लेज हो सकते हैं, जो प्रोमिनेंट प्लेज थे, जिसमें अंधा युग है, माधवी, सत्य हरिश्चंद्र, बहुत ढेर सारे, मैंने 32 मेजर प्ले किए, 18 स्ट्रीट प्ले किए, नहीं 18 शॉर्ट प्ले किए, कुछ 1,500-2 हजार स्ट्रीट प्ले किए, कुछ ऐसे ही। एक ही जॉब था, ढेर दिन भर काम करना। तो उस टाइम जो डायरेक्टर थे प्ले के, वो कौन थे? मतलब किसी एक डायरेक्टर के अंडर? अच्छा, हाँ, ये यहाँ सतीश आनंद करते थे। इप्टा में जो है वो मूलतः या तो परवेज अख्तर करते थे, नहीं तो तनवीर अख्तर होते थे। कई बार जूनियर भी होते थे, जैसे कि श्रीकांत किशोर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया। संजय उपाध्याय वहीं से डायरेक्ट करना शुरू किए थे। बहुत और भी लोग थे। मसान पे हम एक बारी फिर से आते हैं। मसान का जो आपका रोल था डोम राजा का,
तो वो एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा रोल है जिसे सुनने के बाद भी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्या किसे कहा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये रोल आपको ऑफर हुआ तो आपको कैसा लगा? मतलब आपको क्या लगा कि ये एक कैरेक्टर ही है जो मुझे प्ले करना है, या उसकी कोई अलग से प्रिपरेशन? क्योंकि आपके जो डायलॉग्स थे उसमें वो भी बहुत इंटेंस हैं, वो जो माहौल वहाँ का एक होता है शमशान का, और डोम राजा, आप, मैं चाहूंगी आप हाँ, बताएं हाँ। कौन होता नहीं, है वो लोगों एक को? तो जो है, जो ऑफर आप कह रही हैं, जी। तो मुझे ऑफर तो नहीं हुआ था ये रोल। ठीक है। दरअसल ये किसी और को मिला था, अभिनेता को, उनके साथ उनका कुछ ट्यूनिंग जमा नहीं, तो मुझे नीरज गायवान ने कहा कि हम भी उसको भी नहीं जानते थे, तो हम गए, हमको बुलाया गया तो हम गए, और हुआ क्या कि अच्छा आप कीजिए। फिर पैसे की बात हुई तो मैंने कहा कि मैं इतने पैसे में नहीं करूँगा। तो रात में नीरज का फ़ोन आया, उसने कहा कि अरे सर मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं? हम बोले यार तुम क्या करना, तुम्हारे लिए तो क्या, कितना दिन चाहिए? बोले 7 से 8 दिन। हम बोले करेंगे ना। बोले और वो बोले प्रोडक्शन को छोड़ो ना, तुम्हारी ज़रूरत अगर हम हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन को हमारा साथ चाहिए तो उसको वो पैसा देना पड़ेगा। प्रोफेशनल। हाँ, एक तो जगह हम तुम्हारे प्रोफेशनल लिए तो एक आएंगे, जगह इमोशनल। हम हाँ। प्रोडक्शन से हमको पैसा, मैंने पैसा नहीं लिया। अच्छा अच्छा, पैसा ही नहीं लिया आपने? हमको चाहिए वो पैसा, हम कर ही नहीं सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। या तो हम अपनी बात रखें या तो उनकी बात मान लें। बिल्कुल। हम उनकी बात मान नहीं रहे हैं और अपनी बात रखेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। और मैंने किया, फिर आने जाने का जो है उन्होंने कर दिया था, तो आने जाने का हो गया। अब सवाल उठता यह है कि बौद्धिक रूप से मैं थोड़ा समझ मेरी है, और पॉलिटिकली समझ है, सोशल सोसाइटी की समझ है, तो स्क्रिप्ट तो समझ में आ जाती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन डोम क्या होता है ये मेरी समझ में नहीं था। तो बनारस मेरा ननिहाल है, तो मुझे लगा कि आओ चलो थोड़ा जो है मणिकर्णिका घाट पे रिसर्च की जाए। हाँ, तो हम वहाँ पहुँचे, फ़ोन किए थे, तो मेरा जो ममेरा भाई है वो हमको लेके सीधे आया डोम राजा के पास। डोम राजा उछल पड़े, बोले अरे वो तो मैं भी कर रहा हूँ वो फिल्म। उनके घर में कुछ देहांत वांत हो गया तो वो नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने 2 डोम को बुलाया और कहा कि ये आज से आपके साथ कुछ दिन रहेंगे। तो सुबह 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैं घाट पे पहुंचता था, और रात के 10 बजे तक घाट पे होता था। तो उसमें जो है वो अब पूरा वो था कि वो कहने लगे कि अरे आप क्या करें। हम बोले रुकिए ना भाई, हम भी मजा लेने दीजिए ना, मजा ले। तो लट्ठा, यानी जो लकड़ी होता है, लकड़ी, लट्ठा तौलना, लट्ठा उतारना, लट्ठा से चिता बनाना, मुर्दा रखना, मुर्दा पलटना। तो मतलब चिता के पास वो 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन हम लगातार लगे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभिनय का कोई अभ्यास कर रहा हूँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ये जीवन कैसे क्या जीते है। हैं। यही मेरा आपसे यही प्रश्न था कि इस दौरान ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रोसेस था, इस दौरान लाइफ के लिए क्या समझा? हाँ, कि तो वो कैसे जीते हैं। हाँ। तो वहीं मुर्दे का, धीरे धीरे मुर्दे के पास बैठ के खाने लगे। हाँ। होता क्या है ना कि जब आप प्रक्रिया पूरी हो जाती है जलने की, तो नीचे जो है वो महाकाल का वो है और ऊपर महादेव का है। तो पहले नीचे पूजा होती है, फिर ऊपर जाते हैं। तो वहीं बैठ के जो है खाना खाना, और वहीं बैठ के जो है बतियाना, वहीं सब चल रहा है उनके जीवन में एकदम रम दम का। फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि ये नंगे पैर रहते हैं। अच्छा। तो मैं एक वहाँ से 40 मिनट आगे जो वो कौन घाट है, वो ब्रिज के पास वो घाट, वहीं पे मेरा रहने का था। तो हम वहाँ से पैदल 40 मिनट नंगे पैर आते थे और नंगे पैर रहते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये नंगे पैर रहते हैं और इनको कंकड़ नहीं गड़ता, हमको कंकड़ गड़ता है। तो मैंने इसका अभ्यास कर लिया कि भाई नंगे पैर रहो, और उसके बाद मैं नंगे पैर चलने लगा। पर ये चीज़ जो है ऐसी थी कि मुझे लगा, एक दिन बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी मुर्दों की, यहाँ से वहां तक, सड़क तक ये बैठे हुए। हम बोले अरे इतना लाइन लगा है,
और वो जगह एक खाली पड़ा हुआ था, एक जगह, और वो जगह खाली है, वहाँ काहे नहीं जलाते? वो वहाँ नहीं जला सकते। हम बोले काहे नहीं जला सकते हैं? बोले देखिए वो जो है ना राजस्थान का एक कोई मारवाड़ी जो है उसका खानदान जो है अशरफी देकर वो जगह खरीदी है। कौन जमाने में खरीदे होगा, अशरफी बोल रहा है। तो वो जो है कुछ मुगल सराय के पास कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी खानदान के लोग थे। बोले कि अब वो आएंगे पहले, उनका सब हो जाएगा, फिर वो जगह जो है, इसीलिए वो जगह भी साफ है। अच्छा, तो वो पहले आएंगे। तो मतलब ये हमको वहां समझ में आई कि बोली लगी हुई है हर चीज की। फिर उसके बाद जो है मैंने किसी को जो है वो हंस रहा है, अपना चुटकुलेबाजी चल रहा है, वहीं खा रहे हैं मुर्दे पड़े हुए। हम बोले अरे आप लोगों को एकदम में जो है फिक्र दे, रो रहा, लट्ठे को लेके जो है कुछ चल रहा है। नहीं 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 इतने में ही मिलेगा वो लकड़ी को, नहीं नहीं चाहिए। बोले आप लोग कुछ, बोले वो जिसके पीछे रो रहा है ना वो मुर्दा है। ये बात ऐसे आके लगी इधर, तो कई चीजें जो है वहां समझ में आ गई और थोड़ा सहज सरल हो गया। अभिनय तो जो आप जानते हैं वही करोगे, बिल्कुल। अभिनय जो है आप वहां रह के नहीं सीख सकते हो। हाँ, वो उसका जीवन मुझे जरूर समझ में आया, वरना मैं जो हूँ कुछ ऐसा लगता कि मैं एलियन हूँ जो डोम का काम कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, रिसेंट में आपकी जो फिल्म आई है भोला, अजय देवगन जी के साथ, उसके बारे में क्या उसके बारे में क्या बताएंगे? उसमें मैंने काफी तारीफ हो रही है आपके काम की, और किसी एक रिपोर्टर ने आपसे पूछा भी है अजय देवगन जी के साथ काम करके कैसा लगा, तो आपके बिहाफ पे उन्होंने ही जवाब दिया और तब्बू जी की भी हंसी नहीं रुकी उसके अंदर। हाँ, दरअसल तब्बू जी जो है वो इसलिए हंस रही थी क्योंकि मैंने जो जवाब दिया, मैंने जो है, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक बच्चे को अगर आप खाना देते हो जी, और उससे पूछो कैसा है और कैसा लगा, अरे वो खुशी होगा ना खाना खा के। तो हमको जो है एक तरह से उन्होंने कुछ दिया है, उन्होंने दिया है। ये अलग सी चीज है कि 23 साल पहले जो है मैंने कच्चे धागे किया था, उसमें मैं मेन विलन था। अब उसके बाद जो है जब उन्होंने ये कहा 23 साल बाद कि दरअसल उनके असिस्टेंट और इन लोगों ने जब कहा कि अरे ये निठारी वाला रोल जो है विनीत भाई को काहे नहीं दे देते, तो अजय जी, हमको बाद में ये बताया गया कि अजय जी ने कहा कि अरे क्या दे दें यार, इसमें क्या है, तुम स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है निठारी स्क्रीम्स, निठारी शाउट्स, हम उनको क्या बोलेंगे। बिल्कुल। तो असीम बजाज जो है उनके हर फिल्मों का कैमरा करते हैं, जो अजय देवगन की कंपनी का होता है। तो असीम ने कहा नहीं नहीं आप बुलाइए ना उनको और अब उनसे कहिए कि रोल करो। तो मेरे घर के बगल में ही सेट लगा हुआ था, वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि अरे एक रोल है, ये पूरा हम बात भी नहीं, हम बोले हाँ हाँ करेंगे ना, करेंगे। अच्छा, बिना सुने? क्योंकि मुझे जो है वो ऐसे व्यक्तित्व दिखाई देते हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता से काम करता। बिल्कुल। उसमें चीजें जो हैं वो मुंह के बल गिर भी सकती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये चीज दर्शक को पसंद आई नहीं आई, जो भी है। लेकिन यूनिट में जो उनका होल्ड रहता है, जो वो यूनिट को जो वो प्रेम से उठाते हैं और उनके साथ लेके चलते, वो अद्भुत है, अद्भुत व्यक्तित्व हैं अजय जी। फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज भी आपने बहुत सारी करी है, महारानी तो बहुत ही फेमस है। वेब सीरीज का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? दूसरा मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है, सिनेमा के नज़रिए से ही मैं पूछना चाहूँगी, जब कोविड पैंडमिक आया तभी वेब सीरीज का जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं जन्म हुआ। लेकिन आज के समय में ऐसा क्यों है सर कि लोग अब वेब सीरीज को देखना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत फिल्मों के? ऐसा क्यों है? क्या कंटेंट में कहीं कमी आ रही है फिल्मों में जो कि वेब सीरीज में ज्यादा बेहतर दिखती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमने घर बैठे ग्रैंडर देख लिया। अब सिनेमा हॉल में आप हमें उससे बड़ा दिखाओ। बिल्कुल। तो इसलिए आप वो सिनेमा जिसका ग्रैंडर है देख लीजिए, तो चाहे कैसी भी वो लोग देखने चले जाते हैं। हाँ। चाहे साउंड को लेके हो, चाहे विजुअल को लेके हो, चाहे चरित्रों को लेके हो, जो भी हो, आप
कल्पना कर सकते हैं। कल्पना जो है हमेशा डॉट पे हो जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा साउथ का एक्सपोजर है, मैं साउथ में 2002 से 1 से काम कर रहा हूं। साउथ में वो जो भी बनाते हैं उस विषय के बारे में वो जानते हैं, उस जमीन के बारे में वो जानते हैं, उस भाषा के बारे में, उस डायलेक्ट के बारे में वो जानते हैं, उसका वो इतिहास जानते हैं और वो उसी भाषा में बात करते हैं। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट अंग्रेजी में दी जाती है, बना हिंदी में रहे हो, अंग्रेजी में बोलते हो, बना हिंदी में रहे हो। बिल्कुल ठीक। कैसे ये तो आपने बहुत गहरी बात बताई है। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि आम जो हम लोग हैं हमें ये बात, इसकी जानकारी तो काफी कम ही होती। तो इसीलिए अगर आप सोचिए कि वो जो फॉरेन से जो थिएटर में, अरे नाम असल में हम भूल जाते हैं सबका। हैमलेट जो है वो हैमलेट 88 में मैंने NSD में जब हुआ था, मैं सेकंड ईयर 3rd ईयर में था, तो हैमलेट का रोल मैंने किया था। वो डायरेक्टर हमको बहुत पसंद करता था। डायरेक्टर लंदन का था, जॉन रेटेलिक। तो एक दिन मैंने उसे पूछा कि कैसे समझ में आता है भाई, आप तो हिंदी जानते नहीं हो। तो उसने कहा साउंड। अब सोचिए आप, हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो हिंदी का साउंड समझते हैं? फोनेटिक्स बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो डायलॉग हम बोलते हैं, हम लोग इस वक्त डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग विमर्श कर रहे हैं जी, बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कुछ हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉग नहीं है, पूरा सिनेमा डायलॉग होता है। बहुत अच्छा आपका सफर जो है वो अभी तक जितने में सुनने में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सफर आपका रहा है। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसी कोई बात शूटिंग के दौरान, या कोई दिलचस्प किस्सा हो जो आपको, कोई खास बात हो जो आपके दिल को उस दौरान बड़ी छू गई हो? जब महारानी का पहला सीजन में कर रहा था, मैं बिहारी आदमी, अब हमको आप बिहारी सिखाओगे? ये बात मुझे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3rd सीजन के बाद जो है नरेंद्र जी जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं उसके, और सुभाष जी जो हैं डायरेक्टर हैं, यानी मतलब पूरा वो देखते हैं क्रिएटिव। तो उन्होंने, नरेंद्र जी ने कहा कि जब पहले सीजन में आप शूट कर रहे थे तो मॉनिटर पे हम लोग कुछ कहा गया, तो मॉनिटर पे आपका फेस आ रहा था, तो सुभाष जी ने कहा कि देखिए कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे कि अबे हम बिहारी हैं तो हमको बिहारी सिखाओगे। तो वो मेरे पास आए, मैं करने लगा तो वो मेरे पास आए, और ये एक मतलब उस एज में 3 साल पहले मैं, मतलब फिर भी काफ़ी उम्रदार, काफ़ी दिनों से मैं कर रहा हूँ। तो पहले सीजन में जब वो पहला सीन मैं कर रहा था और रिहर्सल के बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे एक लाइन कही। अब ये लाइन जो है थोड़ा अटपटा लग सकता है कि जब पौवा से काम चल रहा है तो बोतल काहे दे रहे हैं? हम कहे आए मतलब? तो हमने कहा तो क्या छांट? बोले वो आप देखिए, वो और काम बढ़ा दिए। अब हम ही को जो है, जो हम कर रहे हैं, हम ही को जो है वो उसी में से। और उन्होंने फिर कहा कि थोड़ा सा, हम बोले अरे बिहार है भाई, बिहार। बोले नहीं, थोड़ा सा। तो मैंने जो है एक नया कि लोअर नोट पे हम बिहार को कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं सुभाष कपूर ने दी मुझे इस उम्र में। तो दिया, मतलब मजा तो आता है। ये गोविंद जी जो हैं वो तो घटना काफी बाद की बात है। वो बना रहे थे
बीबीसी और किसके लिए एक फिल्म थी संशोधन, अच्छा। तो सब लोग थे, हाँ। बहुत लोग थे। तो एक मेरी दोस्त है, वो जा रही थी गोविंद जी को, बोले गोविंद जी के पास जा रहे हैं वो नया, तो हम बोले नया सिनेमा बना रहे हैं, हमको पता नहीं, हम भी चलेंगे। गए, देखे कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम चल रहा है, सब हो रहा है। हम बोले गोविंद जी मैं, बोले नहीं नहीं तुम्हारे लायक रोल नहीं है। हम बोले क्या बात कर रहे हैं, बाप कौन कर रहा है? बोले नहीं नहीं तुम बाप नहीं बन सकते हो। हम बोले अरे कैसे नहीं बन सकते हैं, बाप के लायक है, बाप बनेंगे। बोले नहीं भाई, लड़का जो है गोरा है, कश्मीरी है, ललित परमू है, वो लड़का, वो गोरा लड़का है, तुम कैसे कर? हम बोले हम करेंगे, और नहीं दीजिएगा तो ये उनके साथ प्रेम भाव है, वो हमको बर्दाश्त कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमने कहा कि बम मार दूंगा मैं, सेट पे बता रहा हूँ, मुझे आप काम दीजिए। जबरन लिया आपने? जबरन लिया मैंने। आप संशोधन उठा के देखिए, हम ललित वर्मा का बाप लगते हैं कि नहीं। अच्छा, अब तो देखनी पड़ेगी सर। अब तो पक्की बात है, तो देखनी इसलिए पड़ेगी। जो है वो है, यूट्यूब पे दिख जाएगा, कहीं दिख जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय था, अब मैं जिद किसे करूं, कोई है ही नहीं जिससे मैं जिद करूं। गोविंद जी से मैं बहुत जिद कर लेता था, और भी कुछ डायरेक्टर्स थे, राजन भाई मेरे, उन्होंने बहुत सबक दिया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जीवन के बारे में। प्रकाश झा, वो अधिकतर नाराज ही रहते हैं हमसे, क्योंकि मैं मुंहफट हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ उनको, लेकिन वो भी जो है काफी मानते हैं। अच्छे मित्र हैं आपके? मित्र नहीं हैं, बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। अच्छा, बड़े हैं? बड़े हैं, हाँ। तो हम लोगों के लिए वो भाई जी हैं। तो मतलब घटनाएं तो बहुत हैं, बहुत घटनाएं हैं कि मतलब आप किताब लिख सकते हैं। अजय जी जो है, जब सीन शुरू हो रहा था तो हमको समझ में नहीं आया क्या करें। अरे कहने को तो आप कह देते हो ना कि एक्टर एक्टर, अरे एक्टर जादू पिटारा तो है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो वो आए, उनको पता नहीं समझ में आया कि क्या आया। हमने पूछा कि तो कैसे? बोले आप वो जो भी लग रहा है आप कीजिए, वो कर दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस, जनरली डायरेक्टर्स जो हैं वो इसलिए बोल देते हैं कि भाई इसको बोलोगे तो ये 4 सवाल और कर दे। लेकिन अजय जी के बोलने में मुझे ऐसा लगा जैसे ये कह रहे हैं कि तुम अगर देख लोगे ना तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कह के वो दिखवाया कि निठारी देखो तो कैसे बैठेगा, कैसे खड़ा होगा। तो बीच बीच में उन्होंने कहा कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे। तो हमको वो बहुत ही उनके साथ अनुभव बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि तारीफ भी आपके कैरेक्टर की, उस कैरेक्टर की काफी होती हाँ। वो उनका किया हुआ है। तो एकदम आप सोचिए कि कैमरा जो है आपसे कुछ 6 इंच या 3 इंच की दूरी पे है, या 6 इंच की दूरी पे है, और कैमरा आपके आंख के सामने से जा रहा है, और लेंस में आपको देख लेना नहीं। तो बहुत है। तो देखिए सर, टफ काम आप लोगों का, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और ये मुझे लगता है कि सर ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ ही आता है। जैसे जैसे हाँ, आप, और ये शायद किसी भी फील्ड में होगा। हाँ हाँ, वो तो किसी भी फील्ड में है, लेकिन एक चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि जो भी लोग सिनेमा कर रहे हैं वो अभिनय के बारे में अक्सर बातचीत करते हैं कि अभिनय थिएटर का अभिनय, सिनेमा का अभिनय, दोनों अभिनय में मूलतः कोई फर्क नहीं है। ठीक है। आप अपने जीवन में जैसे रोते हो वैसे ही थिएटर में रोते हो, और वैसे ही आप सिनेमा में रोते हो। लेकिन जो ही उसका स्थान बदलता है तो उसका तकनीक बदल जाता है। पॉइंट। आप अलग ढंग से कैसे रो सकते हो, हाँ। अलग ढंग से कैसे हंस सकते हो, या अलग ढंग से इमोशनल कैसे हो सकते हो। तो ये समझने की चीज है कि जब आप थिएटर करते हो तो आपका मंच ये है, और जब आप सिनेमा करते हो तो कैमरे का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ज्यों ही आगे का लेंस बदलता है चरित्र बदल जाता है। बिल्कुल।
कि 16-35 का लेंस लगा है, 24-105 का लेंस लगा है, 85 का लेंस लगा है, बिल्कुल। टेली लगा है, क्या लगा है? क्या लगा? 50 का लेंस लगा है। तो आपको ये समझ में अगर बात आ गई कि आपका जो बैकड्रॉप है वो क्या है, उसका कलर क्या है, आपने क्या पहना है, लाइट कहाँ है, उसका सोर्स क्या है, उस लाइट को आप कैसे लेंगे। आप अगर अभी देखेंगे वो 3rd सीजन में एक सीन है जहाँ की मैं बैठा हूँ, चीफ मिनिस्टर वो एक किसी मंत्री से मिलने गए हैं, तो अब वो सीन है, हम वहाँ बेंच पर बैठे हुए हैं, एक खिड़की से जो है एक लाइट लगाया था ऐसे, ठीक है। ऐसे कहीं, और हम ऐसे बैठे हुए हैं। तो हमने कहा भाई ये लाइट है। अब मैंने क्या किया कि सीन करते समय मैं हिल रहा हूँ ऐसे। अच्छा, अब ये लाइट क्या है ना कि हम लेते हैं और छोड़ते हैं। बिल्कुल, वो उसका एक इफेक्ट आ रहा है। ये सारी चीजें इतनी बारीक है। महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल। आप उसे बारीक कह लो, हमको लगता है इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप लाइट ऐसी इसलिए थोड़ी किया गया है कि आप जो है उजाले में बैठे हो, मरकरी जला लो, बिल्कुल। लाइटिंग की गई है। तो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल आप करोगे ना। कॉस्ट्यूम जो है, आप हैंगर थोड़े कोई कॉस्ट्यूम पहन के आप बैठ गए। बिल्कुल सही बात है। सेट जो लगा है वो आपका घर है, वो आपका सिनेरियो है, उसको आप महसूस नहीं करोगे तो वो तो डेड हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो भारतीय सिनेमा की जो है वो हमारी बात हो गई। हॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई सर, ये बताइए, ये कहाँ से एक आया? अरे कोई ना कोई मिल जाता है ऐसे ही कि हाँ ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे हम तो कर लिए, हमको जो है वो तो भूल भी जाते हैं, लेकिन वो लोग बड़े प्रिसाइज होते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा। हम वाटर कर रहे थे। अच्छा, वाटर कर रहा था। हाँ, वो बाद में वो रघु भाई ने वो रोल किया। हम तो गए थे, शूटिंग पे गए थे ना, वो तो पंगे हो गए थे बनारस में, वो पंगे हुए थे। तो रीडिंग होती थी, रीडिंग में एक वर्ड भी अगर बदला है तो अगले दिन एक अलग कलर का पन्ना उसमें लग जाएगा बदले हुए वर्ड के साथ। इतना गहराई से वो लोग काम करते हैं, बहुत प्रिसाइज। आप जो है इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हो, रिहर्सल में कर लो जो करना है। अच्छा। हाँ। जब शो आपको शॉट हो फाइनल रहा शॉट है। देना तो वही जो लिखा है वही करना। तो मेरा रिहर्सल शुरू हुआ और उनका नाम भूल रहे हैं हम, बहुत मनोरमा नाम है, वो भूरी भूरी आंखें उनकी हुआ करती थी, मनोरमा नाम था उनका। जो भी वो वृद्धाश्रम था उसकी वो हेड थी, उन्हीं का था वो। तो हम जो है चूंकि यूनुख बने हुए थे, किन्नर, तो हम अंदर जा नहीं सकते थे, तो हम बाहर खिड़की पर बैठ के बात करते थे। तो वो यहाँ खिड़की में अंदर थी, हम खिड़की के बाहर थे। तो बोली देख लो ये लगा हुआ है। हम बोले अच्छा क्या नाम था डायरेक्टर का यार? नहीं मीरा नायर नहीं, क्या कोई। तो हम उस पर गए बैठे तो हमने कहा कि हाँ ये थोड़ा सा नीचे होता ना। बोले कितना नीचे? हम बोले 4 इंच नीचे होता ना। तो बोले आओ चाय पीते हैं। गए चाय पीने, पी लिए चाय, लौट के आए, 4 इंच छोटा था वो। अच्छा जी, कर लो एक्टिंग अब। जो कह रहे हो वो दिया जाएगा। हाँ, प्रोवाइड सारी चीजें मिल करेंगे सब आपको। चीज अब करो, अब दिखाओ कि क्या कर सकते हो। तो मैंने किया। तो देखा उन्होंने कहा कि करो मत। हम बोले अच्छा। अब जाहिर है कि हम यूनुख नहीं है तो हम यूनुख बन रहे हैं। उन्होंने कहा करो मत, हाँ। ये होने दो। फिर दूसरे और तीसरे टेक में वो बहुत खुश हुई, उछल पड़ी, बोली कमाल, अद्भुत। खैर नहीं था जीवन में वो लिखा हुआ तो नहीं हुआ। इसमें वॉरियर में वो क्या नाम उसका था, वो वॉरियर फिल्म जो इरफान जो किया था, उसके लिए जबरदस्ती जो कास्टिंग करती थी ना, वो नाम भूल गए उनका, वो लेके गए। वो हम बोले नहीं करना भाई, अंग्रेजी हमको। वो अंग्रेज बोले नहीं भाई वो गुजरात का है, रहता उधर है। हाँ। तुम चलो तो लेके गई वो।
वो बड़ा खुश हुआ देख के, उसने कहा कि बहुत सही, तुम्हारा एकदम सही है। हम बोले तो हम कर नहीं सकते हैं क्या? बोले नहीं, कर नहीं सकते हो तुम। हम बोले क्यों? बोले वो घोड़े पर बैठा हुआ। नहीं, बोले वो लंबा है। हम बोले लंबा है, मतलब लंबा है तो हम हील पहन लेंगे। बोले नहीं, वो तो घोड़े पे है ना थ्रू आउट, तो उसका टोर्सो लंबा होना चाहिए, धड़, हाँ। जिससे कि उसकी लंबाई दिखे। घोड़े पे ही थी ना। तो ऐसी कई चीजें हैं जो जीवन में आई और वो नहीं होना है तो वो नहीं हुआ। तो एक चीज ये बात समझ में आई कि भाई जीवन में आपके निमित्त जो होना है, जो पाना है, मिलना है, उससे आप संतुष्ट रहें। अतिरिक्त की इच्छा मत रखें, वो अतिरिक्त स्वतः आएगा। आपके पास अगर लिखा संयम होगा तो आ जाएगा। हाँ, मतलब हम ये नहीं करेंगे आप भाग्यवादी हो जाएं, हाँ। लेकिन संयम रखें। हाँ। आप जमीन पे अगर बैठे हैं तो चांद देख के आप उसकी कल्पना जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक दिन मैं चांद पा जाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल का जो युवा है ना सर, इसको मुझे लगता है कि इनको ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है, ये आपने बात बहुत अच्छी बोली कि कल्पना तो आप करिए, लेकिन क्या हम उसको पाने की कोशिश भी तो कर ही सकते हैं ना? क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सपना क्यों देखते हैं? हम सपना इसलिए नहीं देखते हैं कि सपने पूरे हों। हम सपना इसलिए देखते हैं कि हमें आगे बढ़ने की ताकत मिले। दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, बिल्कुल। आप अगर सपना जो देख रहे हो उसे पूरा करना चाहोगे तो हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। लेकिन अगर जो सपना देख रहे हो उसकी वजह से अगर आप आगे बढ़ते हो तो हो सकता है आप कहीं पहुंच जाओगे। बहुत युवा आपको जानते हैं, अब बहुत सी वेब सीरीज में भी आपको देख चुके हैं, महारानी में भी आपको देख चुके हैं, फिल्मों में भी देख चुके हैं। कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट, कोई ऐसा फैन जो मतलब बिल्कुल आपके पीछे ही पड़ गया हो कि नहीं सर, मतलब आप ही शिक्षा दीक्षा दीजिए और तभी आगे बढ़ा जाए, ऐसा कुछ? ऐसा तो होता है, लेकिन वो भाग जाता है क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो शुरू ही होती है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन जरा उनके लिए मुश्किल है। हाँ, जरा मुश्किल है। हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये जो यंत्र आपने रखा मोबाइल, उसको हटा दो। और मैं ये कहना चाहता हूं उन सारे यूथ से कि रोज जैसे आप पूजा करते हो, जैसे आप कोई अपना अध्ययन करते हो, कुछ भी जो रोजमर्रा की जिंदगी जो आपकी है उसे आप करते हो, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज शामिल कीजिए कि मोबाइल 2 घंटा अपने साथ नहीं रखेंगे, बिल्कुल, या ऑफ रखेंगे। बिल्कुल। आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, आप कमजोर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंद हुआ तो मेरी दुनिया बंद हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो आप अपनी ताकत बढ़ाइए, उसके लिए यहीं से शुरू कीजिए कि मोबाइल 2 घंटा बंद रखिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, छोटी सी चीज से शुरुआत की यही जा तो नहीं सकती छोटी चीज है। आगे आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स, किन में देखने वाले हैं, कौन सी फिल्में, कौन सी वेब सीरीज? ये तो इसका जवाब तो मेरे मैनेजर साहब ही दे सकते हैं। अच्छा। हमें हमें तो खाली उन्हें भी बिठा लेना चाहिए था। हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमें शूटिंग करनी है, क्योंकि महारानी जो है वो चल रहा है। तो उसका 4था सीजन शूट होगा, और एक कोई नया वेब सीरीज है, उसका नाम तो आप भूल जाते हैं सर। नाम तो हमको पता ही नहीं क्या है। तो वो महीना भर अभी हम इलाहाबाद में शूट करेंगे। एक सीरीज है जो शायद दूरदर्शन का कोई ऐप आया है, उस ऐप पे वो दिखाया जाएगा। उसका नाम है, हाँ, वेव्स। उसका नाम है सीरीज का सरपंच। अच्छा।
वो हमें पता चला। उसी के लिए ये जो तस्वीर खिंचवानी है, उसी के लिए खिंचवानी है। अच्छा, आपके समय के आपके कोई फेवरेट एक्टर जिनसे आप इंस्पायर हुए हो, जिनको आपने देखा हो कभी फिल्मों में और आपने सोचा हो कि ठीक है अब तो फिल्में ही करनी है? नहीं नहीं, ये मैं अगला सबक है कि एक्टर अगर किसी से इंस्पायर हो रहा है तो निश्चित जानिए उस एक्टर की छवि उसके अंदर आने लगेगी। जितने लोग अमिताभ बच्चन के फैन हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, तो अमित जी की छवि उनमें दिखती है। एक्टर जो है वो खुद से इंस्पायर हो, क्योंकि उसी की मशीन जो है उसे खड़ा करेगी, तो वो अपनी मशीन से इंस्पायर हो। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि हम समझ नहीं पाते हैं कि जो हम अभिनेता हैं, जो हम आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो शापित हैं। हम उससे सीख नहीं सकते हैं, हम उससे आनंद ले सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। सीखेंगे तो नकल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे जैसे आप अपने इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े, कोई ऐसे डाउनफॉल भी आपके जीवन में ज़रूर आए होंगे। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में कौन आपके दुख के साथी बने, जिनके सहारे आपने वो एक हार्ड टाइम जिसे है वो काटा? क्या वो परिवार के लोग रहे या वो इंडस्ट्री के लोग रहे? नहीं नहीं, ये दुख तकलीफ तो जो है, मैं महादेव का उपासक हूँ। दुख तकलीफ जैसी चीज़ मैं मानता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुख और तकलीफ जिसे आप कह रहे हो, वो महादेव आपकी परीक्षा ले रहा है, पार करो, आगे बढ़ो। लेकिन कई बार ऐसी अवस्था आ सकती है कि आपके पास धन ना हो, क्राइसिस हो सकता है। तो एक बार ऐसा हुआ था 1996 में, तो मेरे दो बहुत प्रिय मित्र हैं। एक का नाम विजय अरोड़ा है जो डायरेक्टर हैं और कैमरामैन हैं, और दूसरे साउंड इंजीनियर हैं राजेंद्र हेगड़े। इन लोगों ने मुझे फिनेंशियली मदद किया, आज भी मित्र हैं वो। और दूसरे मेरे घर में जो मेरे भाई हैं वो मेरी ताकत है। कई बार जो है आप उस ताकत से ही बड़े बड़े हर्डल्स पार कर लेते हो। बिल्कुल। उस ताकत को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे गुफ्तगू प्रोग्राम के जरिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे आज? भाई साहब तो खैर बड़े भाई हैं, भाभी हैं जो अब माता पिता नहीं होने की अब वो नहीं हैं, तो भाई जो हैं मेरे पिता समान हैं, भाभी मेरी जो हैं माँ समान हैं। बहन है वो तो चूंकि कनाडा में रहती हैं, विदेश में, तो अभी आई हुई हैं, तो मुलाकात होगी। आपके बड़े भाई का क्या नाम है उनका? सुनीत कुमार। अच्छा। और पत्नी मेरी जो हैं वो उनके सहयोग की वजह से मैं आनंद का जीवन जीता हूँ। वो मुझे कष्ट नहीं देती हैं। अमूमन हमारे फिल्मी उसमें जो है कई ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, होती रहती हैं, वो इससे मुक्त हैं। वो कहती हैं कि घटनाओं को घटने दो। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मनोरंजन धालीवाल। अच्छा। पटियाला मेरा ससुराल है, और वो ब्रिटेन में पैदा हुई थी। वो पढ़ाती हैं नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में, साल में 2 महीने 3 महीने जाकर पढ़ाती हैं। और मेरे एक उत्तर पश्चिम का मिलन हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे एक मित्र हैं सैयद नसीम अख्तर, हम उनको जावेद कहते हैं। वो एक ऐसा मित्र है कि आज भी इस उम्र में भी हमको लगता है कि अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो, अरे जावेद, हमको लगता है वो कभी ना नहीं कहेगा। तो कुछ लोग हैं, बंबई में भी हैं, दीपराज राणा हैं, तरुण शुक्ला हैं, ये लोग गंभीर बनी जो बैठ के जो
बातें होती हैं, तो जब आप गलचौर अपने अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तब कुछ गाना वाना ना, गाना वाना, हम तो सिर्फ दर्शन, जीवन दर्शन, अभिनय। खुद अकेले में कभी बैठ के कुछ कभी नहीं, आज गुनगुनाते तक हैं? गाए ही नहीं, कभी गाए नहीं? कभी शायरी गाया का भी नहीं। शौक नहीं है आपको? कभी नहीं, कुछ नहीं। लिख लेता हूँ, जैसे मैंने बहुत चीज लिखा, जैसे और वो मैं क्या लिखा बताएं? अमूमन, जैसे एक दिन सुबह उठा, ये कुछ 20 साल पहले की बात होगी, वो उठा और पता नहीं क्या हुआ, और मैंने कहा कि यार थिएटर सोने नहीं देता, सिनेमा मरने नहीं देता। हम कहा बे, ये तो फेसबुक की लाइन हो गई कि आपका मन है थिएटर करने का, वो सोने नहीं दे रहा है, और सिनेमा का मन नहीं करता है। एक सिनेमा जो है रिपीट हो रहा है चैनल में, फोन अरे विनीत भाई आपको देख रहा हूं, आप मर ही नहीं सकते हो, अब जीवित तो। वैसे ही बुद्धि को लेके जब बौद्धिकता की बात होती है कि सब लोग इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, तो क्या कैसे समझा जाए, तो हमको लगा कि कैसे इसको समझा जा सकता है। तो मैंने जो है ऐसे ही दिमाग में विचार आने लगा, तो मैंने लिखा कि विचार दिमाग से पैदा होता है, और दिमाग सर में होता है, और सर जमीन पे नहीं उतरता। जमीन का सीधा संबंध हाथ और पांव से है, इसलिए आप अपने विचार को हाथ और पांव दें, वरना वो अर्ध सत्य की तरह भटकेगा। तो ये विचार का हाथ पांव क्या है? तो आप विचार जो करते हो वो आपके आचरण और व्यवहार में अगर नहीं है, तो वो विचार अर्ध सत्य है। तो मेरा विचार अर्ध सत्य नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहूँगी सर, आप आए और आपने इतना वक्त दिया, और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। आज आपके साथ पहली बार मुलाकात हुई है, बातचीत करने का मौका मिला, ऑफ कैमरा भी बहुत देर तक हम लोगों ने बातचीत की। बहुत अच्छा लगा आपको जानकर, आपके एक्सपीरियंस को जानकर, और जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, उन्हें अप्लाई किया है, उन सब के बारे में जानकर इस वक्त के दौरान बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू रही विनीत जी के साथ, वो आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात गुफ्तगू के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा रखें ख्याल। खुदा हाफिज़।